नमस्कार बच्चों, मैं अध्यापिका अरुण लेखा आप सभी 5वीं के बच्चों को एक नई विषय संस्कृत को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, संस्कृत भाषा हमारे विश्व की प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है और ये बहुत ही सरल भी है और सहज भी है। सरल यानी कि आसान है। इसको आसानी से पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। ये भाषा जो है, मैं आपको लगता है आपको कि भाई मैं ये भाषा जो है हमें आती नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे इसे। तो बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि जो हमें ये भाषा जो है पढ़ने में हमारी सहायता करेगी। अब आप बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये भाषा को हम कैसे पहचानें। कि कहते हैं ना कि ये संस्कृत है, ये हिंदी भाषा के साथ मिलती जुलती है, तो हम कैसे पहचानेंगे इसे कि ये संस्कृत भाषा और ये हिंदी भाषा है। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि इस भाषा को समझने के लिए हमें कुछ पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातों की हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो वो बातें मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ जो कि आपने पढ़ते समय और लिखते समय इसका ध्यान देना है। तो ये बातें आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको संस्कृत भाषा पढ़ने में भी आसान लगेगी और लिखने में भी आसान लगेगी। तो चलिए आज जो है हम सबसे पहले उन बातों की ओर ध्यान देते हैं जो कि हमें संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा से अलग करती है। कि जैसे आप संस्कृत जो है आप लिखोगे भी, बोलोगे भी, तो लेकिन उसके लिए थोड़े से आपको नियमों का पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा को कैसे लिखते, कैसे बोलते हैं। तो ये बातें आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो ये मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप भी अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। इसको जो है आपने पहले पेज पर लिख लेना है कि संस्कृत भाषा, कुछ बातें जो संस्कृत पढ़ते और लिखते समय ध्यान देने की है। नंबर 1, पहले तो संस्कृत भाषा लिखते समय क्रिया शब्दों में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। अब आप बोलेंगे कि संस्कृत में क्रिया शब्द क्या होते हैं। क्रिया शब्द काम करने वाले शब्दों को बोलते हैं। जैसे मैं खाना खा रही हूँ काम करना है। मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ना क्या है, काम है हमारा। तो क्रिया शब्द है कर रही हूँ, तो ये सब जो है क्रिया शब्द आ जाते हैं। तो इन क्रिया शब्दों में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। अब हिंदी में तो हम लिखते हैं कि जैसे मैं कहती हूँ कि मैं खाना खाती हूँ, मैं चलती हूँ, तो लेकिन लिखते समय हम क्या करेंगे उसे कि हम चलती लिखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। लेकिन संस्कृत में हम जो है क्रिया शब्दों में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे खादती, लिखती, चलती आदि। खादती का अर्थ है खाता है, लिखती का अर्थ है लिखता है, चलती का अर्थ है चलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रिया शब्द कौन सा, खादती है। लेकिन हाँ जी, ये छोटी ई की मात्रा हमने कहाँ पे लगानी है, शब्द के अंत में। खादती त को हमने कौन सी मात्रा लगाई, छोटी ई की मात्रा। लिखती में कौन सी मात्रा लगाई, छोटी ई की मात्रा। चलती में कौन सी मात्रा लगाई, छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि क्रिया शब्दों में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। तो सबसे पहली बात आपने अपने दिमाग में ये लिखनी है, ध्यान में रखनी है कि हम लिखते समय छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करें। अब नेक्स्ट बात आती है कि संज्ञा शब्दों के पीछे विसर्ग लगती है। संज्ञा शब्द मालूम है आपको, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा शब्द कहते हैं। हिंदी में भी पढ़ते हैं आप, क्योंकि हिंदी की व्याकरण संस्कृत की व्याकरण से काफ़ी मिलती जुलती है। तो इसलिए आपने हिंदी की जो व्याकरण है उसको भी ध्यान में रखना है कि संस्कृत में भी संज्ञा की परिभाषा वही होगी जो कि हिंदी में है। इसलिए संज्ञा शब्द कौन से है, नाम, स्थान और व्यक्ति, इनके नाम का अगर जहाँ पर बोध होता है वहाँ पर वो संज्ञा शब्द है। तो कहते हैं संज्ञा शब्दों के पीछे विसर्ग लगती है। विसर्ग क्या होती है,
अब आप कहेंगे कि विसर्ग क्या है? विसर्ग क्या है? इसका चिन्ह होता है बेटे, और ये चिन्ह, ये ऐसे दो बिंदु लगती हैं, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। जैसे राजेश, राजेश, अगर मैं राजेश पढ़ती हूँ तो वो हिंदी शब्द है, लेकिन यहाँ पर विसर्गें लगी हुई हैं तो राजेशः, तो हमें पता चल रहा है कि ये संस्कृत का शब्द है। सूर्य, अगर मैं सूर्य पढ़ती हूँ तो हिंदी का शब्द है, लेकिन सूर्य ह की आवाज़ आ रही है, पीछे विसर्गें लगी हुई हैं, तो हमें लग रहा है कि ये संस्कृत का शब्द है। पर्वतः, पर्वतः में पर्वत अगर मैं बोलती हूँ तो वो हिंदी का शब्द है, लेकिन ह की आवाज़ आ रही है, विसर्गों की आवाज़ आ रही है ह की, तो यहाँ पर ये संस्कृत का शब्द बन जाता है। तो आपने ये ध्यान देना है कि जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम है, वस्तु है, या कोई स्थान का नाम है, वहाँ पर क्या लगती है? विसर्गें लगती हैं। तो विसर्गें लगा, ये जो दो बिंदु हैं इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। क्या बोलते हैं इसे? विसर्ग। अब इस विसर्ग की आवाज़ किससे आती है? ह से। ये जो दो बिंदु हैं इनको हम बोलते हैं ह की आवाज़ से। ह की आवाज़ आएगी बोलते समय, जैसे मैंने बोला राजेशः, सूर्यः, पर्वतः आदि। तो यहाँ पर अब आपका ये बात क्लियर होगी कि विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग ये दो बिंदुओं को कहते हैं, और ये दो बिंदुओं की जो आवाज़ है वो क्या है? ह की आवाज़ आ रही है। अब नेक्स्ट बात आती है कि संस्कृत में ध्यान देने वाली है कि म व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। जब हम संस्कृत में शब्दों को पढ़ते हैं तो कई शब्द ऐसे आते हैं जिनमें पीछे म लगा होता है, जैसे पुस्तकम। क्या है? पुस्तकम। अब यहाँ पर जो है मैंने बताया कि आपको म व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। अब हलंत क्या है? हलंत का चिन्ह ऐसा होता है, ये पूंछ सा लगता है, शब्द के नीचे पूंछ लगाई जाती है। पूंछ, इसको पूंछ तो हम सरल भाषा में वैसे बता रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? हलंत। क्या बोलते हैं इसे? हलंत। तो ये हलंत लगता है। जैसे अब ये शब्द आया पुस्तकम। पुस्तकम का क्या अर्थ होता है? किताब। किताब निर्जीव चीज़ है। पुस्तकम, म के नीचे यहाँ पे पुस्तकम आया तो म के नीचे क्या आया? हलंत लगा। वयम, वयम में म लास्ट में आया तो इसके नीचे भी हलंत लगा। चित्रम, चित्र, इसके नीचे भी हलंत लगा। तो यहाँ पर हमने ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पर शब्द के पीछे म व्यंजन के नीचे जो है हलंत का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर भी म आएगा पीछे, लास्ट में, अंत में, शब्द के अंत में अगर म शब्द आ रहा है तो वहाँ पर क्या है? हलंत लगता है। अब शब्द के बीच में कई बार ऐसा होता है, आप दिमाग में आ रहा है आपके कि भाई शब्द के बीच में अगर म आ जाए तो क्या किया जाएगा? तो कहते हैं कि शब्द के बीच में म आने पर हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता। जब शब्द कई ऐसे भी हैं जहाँ पर म जो है बीच में आ रहा है या आगे आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप जो है पजल हो जाएंगे कि क्या क्या किया जाए, इसमें हलंत लगाया जाए या ना लगाया जाए। तो वहाँ पर सबसे आसान तरीका आपको मैंने पहले भी बताया है कि शब्द के अंत में अगर म आता है तो हलंत लगता है, अगर शब्द के बीच में म आ रहा है तो हलंत नहीं लगेगा। जैसे भ्रमंती, अब यहाँ पर म जो है बीच में आ रहा है तो यहाँ पर हलंत नहीं लगेगा। यहाँ पर मुश्कह, यहाँ पर म जो है पहले आ रहा है तो यहाँ पर भी हलंत नहीं लगेगा। मरुस्थले, यहाँ पर भी म पहले आ रहा है तो यहाँ पर भी हलंत नहीं लगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि शब्द के बीच में म आने पर हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता। ये चीज़ आपको समझ में आई कि आपने ध्यान क्या देना है कि म जो है अगर शब्द के अंत में आ रहा है, शब्द के अंत में म आ रहा है तो आपने क्या, कौन सा चिन्ह लगाना है? हलंत लगाना है। माँ के पीछे हलंत लगाना है। और अगर शब्द के बीच में माँ आ रहा है तो हलंत माँ के नीचे नहीं लगेगा। तो दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। तीसरी बात आपकी जो है ये है कि आपने ये नहीं देखना कि जो है माँ पहले आ रहा है या दूसरे नंबर पर आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो हलंत आपने बिल्कुल नहीं लगाना। और एक और विशेष बात कि संस्कृत में एक उसमें
आप जो है या तो हलंत लगेगा पीछे क्रिया शब्दों में, या फिर जो है म के नीचे हलंत लगेगा। तो दोनों चीज़ें नहीं आती, हलंत और विसर्गें एक साथ एक शब्द के साथ कभी नहीं लगती। क्या है कि एक शब्द में दो दो चिन्ह नहीं लगते। अगर मान लो आपके पास पुस्तकम आ जाता है, पुस्तकम आ रहा है, तो पुस्तकम में आपने पुस्तकम म के नीचे हलंत लगा दिया, तो इसके साथ विसर्गे नहीं लगाएंगे आपने विसर्गे नहीं लगानी है। यहाँ पर ध्यान देना है कि एक चिन्ह के साथ दूसरा चिन्ह नहीं लगेगा। अगर आपने हलंत लगा दिया तो विसर्गे नहीं लगेंगी, अगर विसर्गे लगा दी तो हलंत नहीं लगेगा। ध्यान दिया आपने इस चीज़ का कि आपने इन बातों को विशेष ध्यान देना है। अब आप जब जो है पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में आनंद भी आएगा, और आपने उसी तरह से अभ्यास करना है कि आप जो है जिससे कि इन चिन्हों को ध्यान में रखते हुए उसका प्रयोग वैसे ही उच्चारण करते समय करें। और जितनी ज़्यादा आप एक चीज़ ध्यान दें कि जितना आप संस्कृत भाषा का उच्चारण करेंगे, जितनी बार ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ेंगे, उतना ही आपको संस्कृत भाषा में आनंद भी आएगा और समझ भी आएगी संस्कृत भाषा। इसके साथ साथ लिखने में भी आपको आसानी आएगी। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसका अभ्यास निरंतर बोलकर ही किया जाता है। अगर हम बोलेंगे, जितना बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, उतनी ही हमारी उच्चारण में शुद्धता आएगी और लिखने का हमें अभ्यास होगा। आपको विसर्गें, हलंत, कहाँ विसर्गें लग रही हैं, कहाँ हलंत लग रहा है, उसका अभ्यास होता चला जाएगा। इसलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरी आपसे अनुरोध है कि आप जो है इसमें संस्कृत भाषा में अधिक से अधिक पढ़ने का अभ्यास करें। जितना आप अभ्यास पढ़ने का करेंगे, जोड़ कर बोलने का करेंगे, उतनी ही ज़्यादा संस्कृत आपके समझ में आएगी। कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि आपको संस्कृत भाषा जो है समझ भी आ रही है, और साथ में लिखने में भी और बोलने में भी आसानी होगी आपको। तो इसलिए आपने इस संस्कृत का पूरा आनंद लेना है। इन बातों को ध्यान रखना है, पढ़ते समय आपने ध्यान देना है कि ये बातें आपके दिमाग में अगर होंगी तो अशुद्धियाँ कम होंगी। तो आज आपने पहले इन बातों को लिखना भी है और उसके बाद इन बातों को अपने दिमाग में बिठाना भी है। धन्यवाद।